नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज एमपीसी में। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो कमेटी जो ब्याज दर तय करती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ब्याज तय करती है, लेकिन आवाज की जो एमपीसी है, जो हमारे साथ विद्वान इकोनॉमिस्ट जुड़ते हैं, उससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है ब्याज दरों को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के नज़रिया क्या बनने वाला है, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चैलेंजिंग टाइम है। अमेरिका में ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं और इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए कोशिश, और उसकी वजह से भारत में भी ब्याज दरें बढ़ानी पड़ रही हैं। कई मामलों में प्रेशर हमारे ऊपर बनता है, क्योंकि हमको अपनी करेंसी को भी देखना है और फ्लाइट को रोकना है, डॉलर की स्ट्रेंथ को थोड़ा रोकना है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे आवाज एमपीसी में कि क्या हो सकता है आरबीआई की उस पॉलिसी में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एमपीसी के मेंबर्स हैं, मैं उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट डी.के. जोशी सर, साथ ही बैंक ऑफ अमेरिका के एमडी एंड कंट्री ट्रेजरर जयेश मेहता जी, और इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जोशी सर, क्या पहला तो एकदम स्ट्रेट सवाल है कि आरबीआई अपनी पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो कितना बढ़ा सकता है वो? देखिए, ये तो तय है कि आरबीआई कल ब्याज दरें बढ़ाएगा, और हमारा मानना है कि अभी वो फ्रंट लोडिंग जारी रखेगा और 50 बेसिस पॉइंट रिपो रेट हाइक की हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि महंगाई की दर जो है अभी भी ऊपर बनी हुई है। थोड़ा सा सॉफ्टनिंग तो आई है। उसके बाद जैसा कि आपने बताया, फेड का जो स्टांस है वो काफी एग्रेसिव है, और अभी तक वो एग्रेसिव रहेगा जब तक कि महंगाई की दर वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल ना दे कि वो अब नीचे आ रही है। तो वो एक तरह से वो दे विल आर ऑन द साइड ऑफ कॉशन, मतलब ओवर शूटिंग कर हो सकती है इंटरेस्ट रेट्स की, अंडर शूटिंग नहीं होगी वहां पे जो महंगाई की हालत बनी हुई है। तीसरी बात आई थिंक जो है वो ये कि मार्केट्स ने ऑलरेडी प्राइसिंग किया हुआ है 50 बेसिस के पॉइंट के आसपास, तो इससे कोई ज्यादा असर हमें इसका मार्केट पे कोई सरप्राइज नहीं होगा उनके लिए। और लिक्विडिटी वैसे ही कम हो रही है, तो उसके लिए शायद कोई नया कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। अदिति, आपको भी लगता है कि ½ % बढ़ सकता है रेपो रेट? देखिए, हमारा व्यू ये है कि अब इन्फ्लेशन पीक हो चुकी है, और जिस तरह से हमने कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन देखी है, आगे जाके हमारे डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ट्रेंड थोड़े सॉफ्टन होंगे। और हमारा ये अंदाज है कि अगले क्वार्टर के बीच से 6% के नीचे के आंकड़े सामने आने शुरू हो जाएंगे। चाहे हर महीने में नहीं आए, लेकिन हमें काफी सारी सब 6% रीडिंग्स H2 में देखने को मिलेंगी। और इसलिए हमें लग रहा है कि अब जो क्वांटम है रेट हाइक का, उसको थोड़ा कम करा जा सकता है, और 35 टू 40 बेसिस पॉइंट्स हमें इस समय ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। डेटा डिपेंडेंट तो एमपीसी मुझे लगता है बनी रहेगी आगे जाके। तो अगर जरूरत पड़े तो सितंबर में क्वांटम को मेंटेन किया जा सकता है 35 बेसिस पॉइंट से। लेकिन मेरे हिसाब से अब ये एक सिग्नल होना चाहिए कि 40 से बढ़ाकर 50 करके, अब क्योंकि इन्फ्लेशन की डोमेस्टिक इन्फ्लेशन की थोड़ी कंसर्न हल्की सी कम हुई है, तो एक स्टेप डाउन होना चाहिए रेट हाइक के क्वांटम में। तो 35 से 40 बेसिस पॉइंट अदिति को लगता है कि रेट दरें बढ़नी चाहिए, उतना एग्रेसिव शायद नहीं होना चाहिए। जयेश, आपको क्या लगता है, 35 बेसिस पॉइंट, 40 या 50? मेरा पर्सनल व्यू है 25 बेसिस पॉइंट का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मार्केट कंसेंसस थोड़ा 35 पे है, एंड देन मार्केट को लगता है कि और भी आगे करना चाहिए फर्दर, सो दैट टर्मिनल रेट आपका बाय दिसंबर और जनवरी आप 6% के आसपास आ जाओ। मेरा पर्सनल व्यू है कि ये 50 बेसिस पॉइंट कर दो, एंड उसके बाद में टेक एन वॉच आउट कि भाई नेक्स्ट पॉलिसी अक्टूबर में है। तब तक जो प्रॉब्लम है वो तो जियोपॉलिटिकल ग्लोबल का प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ सेट हो रहा है, ग्लोबल हेडविंड्स कहाँ पे जा रही है, यूएस रेट्स कहाँ पे है, वो सब देख के फिर अक्टूबर में लो। और मेरे को लगता है कि शायद लास्ट होना चाहिए 50। सो उसके बाद में न्यूट्रलिस्ट कमेंट्री आनी चाहिए। बट अगेन ऑफ कोर्स ये तो अपना थॉट है, बट वो तो आरबीआई तो जो करेगा वो करेगा। बट आई पर्सनली फील के लिंगर नहीं करना चाहिए। और डेप्यूटी गवर्नर के काफी पब्लिक स्टेटमेंट्स भी जो थे, उनको भी लगता है कि फ्रंट लोड कर लो फिर आगे बढ़ो, क्योंकि
लोग काफी एनालिस्ट जो है वो बोलते हैं 25-25 करके करते जाओ, तो वाई वो ड्रैग क्यों रखना है, एक बार करके खत्म करके फिर मूव ऑन इन द लाइफ। दैट इज व्हाट आई आल्सो बिलीव, और वैसे काफी पब्लिक स्टेटमेंट में डिप्टी गवर्नर ने भी बोला है। तो 50-50 और 35 बेसिस पॉइंट, ये हमारे एमपीसी की राय निकल के आ रही है। अब इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। जोशी सर, ये बताइए कि फ्रंट लोडिंग करने की बात आप करें, यूएस में भी, मतलब दोनों मिरर टाइप के केसेस हैं। यूएस में भी बड़ी फ्रंट लोडिंग की बात हुई, पिछली पॉलिसी में तो ऐसा लग रहा था कि 1% बढ़ाएंगे, फिर वो 1 से 75 में आ गए, काफ़ी झूलते हैं, लेकिन 75 में आए। उनकी कमेंट्री में एक बात ये कही गई कि उनको ऐसा नहीं लगता कि इन्फ्लेशन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है, उनको ऐसा लगता है कि शायद वो नीचे आना शुरू होगा। कुछ वहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी वाले डेटा है वो दिखा भी रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि उनकी इकोनॉमी में हार्श लैंडिंग हो, मुश्किल खड़ी हो। भारत जहाँ की इन्फ्लेशन अभी उतना आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, अगर 7% 8% है तो वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए एडजस्टेबल हो सकती है। अगर बहुत एग्रेसिव स्टांस रखता है आरबीआई, तो क्या इससे दिक्कत नहीं खड़ी होगी? नहीं, आरबीआई का देखिए, अगर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं और उसके बाद अगर 25 और भी बढ़ा देते हैं, जो कि हमारा मानना है, ये कहाँ से एग्रेसिव होगा? मतलब ये तो अभी भी पॉलिसी रेट आपका नेगेटिव ही है, रियल पॉलिसी रेट। तो इसलिए मैं इसको एग्रेसिव नहीं मानूंगा। और अगर आप पिछले कुछ सालों में पैंडेमिक से पहले का इंटरेस्ट रेट देखें, रिपो रेट वो 6% के आसपास एवरेज करेगा, तो ये कोई ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी स्टांस नहीं रहेगा। यूएस की मजबूरियां अलग हैं, उनकी महंगाई की दर, उनकी जो टॉलरेंस बैंड है उससे कहीं ज्यादा है, तो उनको तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहना पड़ेगा। और उसी तरह से और वो इस साइकिल में हमसे ज्यादा तेजी से रेट बढ़ाएंगे, और इंडिया में वो स्थिति नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा हमारा कैलिब्रेटेड टाइटनिंग रहेगा। और वो हमारा ये मानना है कि अभी 75 बेसिस पॉइंट और हो सकते हैं, उसके बाद फिर वो जैसे कहते हैं कि क्रॉस द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स। तो जिस तरह का इंफॉर्मेशन आएगी, जिस तरह के हालात बनेंगे, उस हिसाब से एक्ट करेंगे। पर अभी हमें 75 बेसिस पॉइंट लग रहा है, और ये कोई एग्रेसिव नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए कि महंगाई की दर अभी भी नीचे तो आ रही है, पर अभी भी काफी ऊपर बनी हुई है, और कोर इन्फ्लेशन काफी स्टिकी भी है अभी। जो सर, आपको लगता है कि यहां से लेकर दिसंबर के बीच में 75 बेसिस पॉइंट कुल? जी हाँ, जी हाँ। तो क्या आरबीआई अपनी पॉलिसी के स्टेटमेंट में कोई आपको लगता है रुख में बदलाव करेगा क्या? वो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग अगर कर सकते हैं, क्योंकि अब वो मतलब विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन तो नहीं है, अब मतलब थोड़ा सा टाइटनिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे को लगता है जो टोन है वो या जो स्टेटमेंट है वो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग हो सकती है। ओके अदिति, दो इस इकोनॉमी के जो पैरामीटर्स हैं उनके जरिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एक, हमने देखा है कि रियल एस्टेट के नंबर्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अब घट रहे हैं। दूसरा, जो ऑटोमोबाइल में भी है, जो 2 व्हीलर सेगमेंट है या 4-5 लाख रुपए से नीचे वाली कारों का सेगमेंट है, वहाँ पे स्लो डाउन दिख रहा है। ट्रैक्टर की सेल्स इस महीने गिरी है। मॉनसून बहुत रोबस्ट नहीं है, तो ऐसे में ग्रोथ का एक चैलेंज खड़ा हो जाएगा। कैसे एडजस्ट करेगा आरबीआई? देखिए, मेरे हिसाब से अगर हम इंडिया की बात करें तो जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत ही अनइवन है। कुछ सेक्टर्स में हमें डिमांड बहुत स्ट्रांग दिख रही है, जैसे कि सर्विसेज, जहां पे पेंडेमिक के 2 सालों में डिमांड बिल्कुल ही कोलैप्स हुई थी, तो वहां पे तो काफी स्ट्रांग डिमांड है। लेकिन और सब सेक्टर्स में डिमांड इक्वली स्ट्रांग नहीं है, और कई सेक्टर्स में तो काफी पैची भी है। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी और उसका जो इम्पैक्ट बहुत ही डायरेक्टली आया कंज्यूमर्स के वीकली वॉलेट पे, उसकी वजह से जो लोअर इनकम हाउस होल्ड हैं वहां पे डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग की क्षमता अभी काफी लिमिटेड है, और वो आपको दिख रहा है इन तरह के प्रोडक्ट्स में जो आपने मेंशन किया। साथ ही साथ जो हम एफएमसीजी की कमेंट्री सुनते हैं, जिस तरह से उन्हें प्राइस हाइक्स लेने पड़े और उससे जो इम्पैक्ट हुआ कंज्यूमर डिमांड पे, वो हमने पिछले 2-3 महीने में काफी खुल के देखा है। तो आई थिंक इंडिया की डोमेस्टिक ग्रोथ की सिचुएशन अमेरिका से बहुत फर्क है। वहाँ डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेबर मार्केट भी अब तक काफी स्ट्रॉन्ग थी। अब ऑफ कोर्स इनकमिंग डेटा तो हर मंथ हमें वॉच करना ही पड़ेगा, बट इंडिया के केस में मुझे लगता है कि ग्रोथ अनइवन है और हर सेक्टर में इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं है। जहां पे प्राइसेस बढ़ी हैं उसमें ग्लोबल फैक्टर्स का एक बहुत ही बड़ा हाथ रहा है अब तक।
आगे जाके दो हमें चीजें बहुत क्लोजली मॉनिटर करनी पड़ेंगी। एक तो ये अनइवन मॉनसून का क्या इम्पैक्ट होता है खरीफ क्रॉप्स पे, पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि अभी तक जो राइस है उसकी सोइंग में काफी वाई लैग है। और दूसरी बात, जहां हमको स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है सर्विसेज, वहां पे किस तरह का सर्विसेज का इन्फ्लेशन का मोमेंटम आगे जाके बनता है। ओवरऑल मुझे ये लगता है कि आरबीआई अपना सीपीआई इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन हल्का सा घटाएगा 6.5% पे, ग्रोथ का फोरकास्ट चेंज नहीं करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से हमें इस साइकिल में, क्योंकि ग्रोथ अनइवन है, बहुत ज्यादा पॉलिसी टाइटनिंग इंडिया में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनकी इन्फ्लेशन को किसी तरह काबू में लाने की वजह से अगर ग्रोथ की सैक्रिफाइस हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत अप्रोप्रिएट पॉलिसी आउटकम रहेगा इस करंट साइकिल में। तो हमें पूरा आगे जाके हमें लगता है कि 60 बेसिस पॉइंट्स का अगस्त और सितंबर की पॉलिसीज के बीच में हाइक होना चाहिए, और उसके बाद क्लियरली डेटा डिपेंडेंट होना चाहिए कि और हमें कितनी रेट हाइक्स करने की जरूरत है। डेटा डिपेंडेंसी के लिए एक फैक्ट अभी सामने आया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने फिर बढ़ा दी है ब्याज दरें 0.5%, और अब उनकी रेट हो गए हैं 1.25%। छठवीं बार लगातार बढ़ाई है 2009 के बाद से। थी ये अपने आप में एक और तरीके का प्रेशर बन रहा है, जो हम शुरुआत में बातचीत कर रहे थे। जय सर, क्या आपको लगता है कि ये एक अपना अलग तरीके का चैलेंज क्रिएट हो रहा है ग्लोबली भी, करेंसी के ऊपर हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा है, तो हम उसको भी देख रहे हैं। तो इसके बीच में कैसे हम बैठाएंगे? हमको लगता है कि क्या हम बाहरी प्रेशर में इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि हमको करेंसी भी अपनी बचानी है? मैं दो चीज बताता हूँ, एक एनालिस्ट और मार्केट जो बोल रहे हैं, राइट। तो पहले बाहरगांव वाले लोग जो थे वो तो टर्मिनल रेट अपना 7% प्लस पकड़ के चल रहे थे। अपने वाले इंडिया के एनालिस्ट जो थे वो 6.5-6 के आसपास थे, अभी 6 के आसपास आ गए सब। एंड मैं पर्सनली तो बोल रहा हूँ कि लास्ट 50 करोड़ आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। इनफैक्ट अभी जो एनालिस्ट जो 6 पे थे वो भी 6 अभी इसलिए बोल रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन का तो प्रॉब्लम इतना नहीं दिख रहा है, इन्फ्लेशन के लिए 50 बेसिस पॉइंट मोर देन इनफ है, बट करेंसी को बचाने के लिए आप रेट बढ़ाइए, क्योंकि यूएस का रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बढ़ेगा, तो देयरफॉर अपना करेंसी भी प्रेशर आएगा। मेरे को नहीं लगता है कि यूएस रेट डिफरेंशियल अगर नैरो भी होता है, क्योंकि पहले अपना इन्फ्लेशन उनका इन्फ्लेशन अलग ट्रेजेक्टरी पे थे। वो लोग 2% पे थे, हम लोग 4 से 6% पे थे। कभी भी हम 6 और 7% पे है, वो हमसे ज्यादा है। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल अगर कम होता है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, तो मेरा ये मानिए। तो वो हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल की वजह से हमको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। उनका टारगेट है इन्फ्लेशन का, तो इन्फ्लेशन के लिए आप बढ़ा के, अगर आप बाकी लोग एनालिस्ट भी तैयार सोच रहे हैं कि अभी जरूर नहीं पड़ेगा, तो मेरे को भी वही लगता है कि बेसिकली इन्फ्लेशन का फोकस करें। एज फार एज फॉरेन एक्सचेंज इज कंसर्न, अपने पास काफी रिजर्व्स है। आपका सही बात है कि का जो नंबर आया ट्रेड डेफिसिट का, इट्स लाइक आपका एक्सपोर्ट, पर्टिकुलरली रिफाइनिंग एक्सपोर्ट हैज बीन रिड्यूस। तो वो तो एज आई सेड, वो ग्लोबल हेडविंड्स चल रहा है, उसके कारण हमको काफी कुछ चीज करना भी पड़ा था। यहाँ पे ड्यूटी भी डाले थे, तो उससे वजह से थोड़ा वो एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ेगा। बट एक बढ़िया चीज जो हो रही है, गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलके साथ में मिलके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाएगा, उसके लिए हमारे पास बहुत रिजर्व्स भी है, तो इतना मैं बहुत वरीड नहीं हूँ। जी जोशी सर, ये जो बहुत सारा अनइवन डेटा है, और जैसा जयेश जी कह रहे हैं, अदिति भी कह रही थी कि बहुत जगहों पे बड़ा मुश्किल होता है इस डेटा को समझ पाना कि दरअसल वो ट्रेंड क्या बन रहा है। जैसे अब आप देखिए हमारा डेट टू जीडीपी कितना बढ़ गया है, कैट बहुत मुश्किल खड़ी कर रहा है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड लगातार बढ़ाया जा रहा है। हमारे ऊपर एक प्रेशर बना हो कि हमको अपनी करेंसी भी मजबूत करनी है, वो उतना ज़्यादा वीक ना हो, फ्लाइट डॉलर यहाँ से बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि लास्ट क्वार्टर में आपने देखा होगा तो जून का जो पहले हाफ का फ्रीक्वेंसी डेटा था उसमें 4% की ग्रोथ आई थी, जो बहुत अच्छी ग्रोथ हम लोग मान रहे थे क्रेडिट की। लेकिन अगर वो रेट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 8, 9, 10% तक जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए इसको मैनेज करना। आरबीआई तो अपना काम कर देगा, इन्फ्लेशन को सप्रेस करेगा, वो भी मुझे लगता है कि ग्लोबल प्रेशर में, लेकिन ग्रोथ फिर सैक्रिफाइस हो जाएगी सर।
नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है। देखिए आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता भी है, जिस तरह की बात की जा रही है, टर्मिनल रेट 6% से थोड़ा अगर कम ही रहता है, तो वो कोई बहुत ज्यादा हाइक नहीं है। वो एक्चुअली अभी भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इंडिया में, वो जो प्री पैंडेमिक लेवल है उससे नीचे हैं, जो बोरिंग लेंडिंग रेट्स हैं। तो अभी कोई इतना मतलब इतनी ज्यादा टाइटनिंग नहीं हुई है, और रियल टर्म्स में इन्फ्लेशन को हटा के वो अभी भी नेगेटिव है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मॉनेटरी पॉलिसी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टिव हो रही है। और दूसरी बात यह है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई का एक्शन है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे इमीडिएटली नहीं पड़ता, 3 से 4 क्वार्टर बाद पड़ता है। तो ये जो इसका असर फोर्थ क्वार्टर में ग्रोथ में दिखाई देगा, उससे पहले इसका ज्यादा असर नहीं दिखाई देगा। हालांकि ट्रांसमिशन अब पहले से ज्यादा तेज है। अभी भी अगर आप देखें, आरबीआई ने 90 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, और उसमें आप हाउसिंग लोन रेट उससे कम बढ़े हैं, और जो ऑटो लोन रेट्स हैं वो तो उससे भी कम बढ़े हैं। तो अभी बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन भी नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पॉलिसी एक्शन जो है अभी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टिव होना शुरू हो गया, खासकर इस साल की जीडीपी ग्रोथ के लिए। अगले साल के लिए हाँ, अगर ये रेट बढ़ते रहे तो उसका असर अगले साल की जीडीपी पे अवश्य पड़ेगा। सर 8% हो गया होम लोन जोशी सर, और अभी तो ये इस समय की बात है, और धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, 9-10% तक जाएगा। नहीं, देखिए वो तो ऑब्जेक्टिव ही वही है ना। महंगाई को आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? जीडीपी को नीचे लाएगा तभी महंगाई कंट्रोल में आएगी। बिना कोई बाईपास तो कर नहीं सकता उसको। तो ग्रोथ को तो उसको नीचे लाना ही पड़ेगा अगर उसका ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन कंट्रोल है। तो कितना ग्रोथ सैक्रिफाइस वो टॉलरेट करेंगे, इस पे निर्भर करता है। मुझे नहीं लगता कि अभी इस समय फिलहाल कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ सैक्रिफाइस इन पॉलिसी एक्शंस का दिखाई देगा। अदिति, एक क्रूड की तरफ से बड़ा चैलेंज मिल रहा था, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी नरम पड़ा है और 100 के आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे ही है। क्या ये आप लोगों के एस्टिमेट के मुताबिक बैठ रहा है, या अभी आप लोग इसको टेक इट फॉर नहीं ले सकते, क्योंकि ये कहीं से भी घूम के आ सकता है? फिर अदिति, मैंने आपसे पूछा ही। जी देखिए, हमने क्रूड का रेंज 100 to 120 डॉलर्स पर बैरल लेके चला था इंडियन बास्केट के लिए, और यही हमने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन में अभी के लिए अज्यूम किया है। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस 95 to 100 के बैंड में थोड़ा सस्टेन करती हैं, तो ये एक कूलिंग फैक्टर होगा करंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन दोनों के प्रोजेक्शंस के लिए, और डेफिनेटली रूपी को भी थोड़ा कुशन करेगा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के इम्पैक्ट से। अभी भी जैसे हमने देखा कि काफी पुल बैक तो आईएनआर में हो गया था, और अब वापस जो नए जियोपॉलिटिकल टेंशंस शुरू हुए हैं पिछले 2-3 दिन में, उसकी वजह से एक अगेन हमने डिप्रिसिएशन प्रेशर आईएनआर पे देखा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी रिलेटिवली बेनाइन है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सस्टेन करती है कि नहीं करती, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा उसके लिए वेट एंड वॉच करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर करती है तो एक सॉफ्टनिंग इम्पैक्ट हमारे इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट डेफिसिट के फोरकास्ट पे आएगा। हैविंग सेड दैट, करंट अकाउंट डेफिसिट हमने अभी ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई देखा, और डेफिनेटली वहां पे एक तो ऑयल एक्सपोर्ट्स का रोल था इतने खराब प्रिंट में, बट थोड़ा सा हमें वॉचफुल इसके लिए भी रहना पड़ेगा कि कमोडिटी प्राइसेस की कूल होते होते वो तो ठीक है, लेकिन किस तरह का मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पे डिमांड का इम्पैक्ट ग्लोबल सिनेरियो से आता है, तो वो हमको थोड़ा बहुत वॉच करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अभी भी फेड को क्या आगे जाके करती है, कितनी और टाइटनिंग करती है, वो एमपीसी के लिए प्राइमरी फैक्टर नहीं रहेगा। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ग्रोथ फंडामेंटल्स ज्यादा मायने रखेंगे क्वांटम ऑफ रेट हाइक्स में आगे जाके एमपीसी के लिए। ओके जोशी सर, एक चीज़ मैं थोड़ा समझाइए आप मुझे कि जो बहुत जल्दी जल्दी हाई फ्रिक्वेंसी व्यू बदलते हैं, चाहे वो फेड का व्यू बदल रहा हो या ग्लोबल इकोनॉमिस्ट का, एक बार कहते हैं रिसेशन, फिर कहते हैं नहीं रिसेशन, एडमिनिस्ट्रेशन भी वैसे बिहेव करा, लेकिन अगर आप पूरे यूरोप की स्थिति देखें तो बहुत ही बुरी स्थिति में है। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि रिसेशन आके ही रहेगा। यूएस के बारे में पता नहीं, अभी वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कह नहीं सकते वहाँ पे। क्या भारत इन सारी चीज़ों से बचा रहेगा? मैं ये सवाल इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ सर कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स पैनिक में ले रही है। जैसे उन्होंने अचानक से फ्यूल पे टैक्स लगा दिया, विंडफॉल गेन्स टैक्स लगा दिया, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दिया, फिर 15 दिन नहीं बीते, क्रूड में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर घटा भी दिए, अभी 2 दिन पहले फिर घटा दिए। ये जो विम्जिकल डिसीजंस है कि जल्दी जल्दी आप बदल रहे हैं, वो दिखाते हैं कि शायद आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए ऐसा है, ये अभी जो आपने पैंडेमिक से लेके अभी तक का जो पीरियड देखा है वो बहुत ही अनसर्टन पीरियड देखा है और बहुत ही क्विक मूवमेंट्स देखी हैं। सारी फोरकास्ट सभी सेंट्रल बैंक्स की गलत गई हैं। और इसमें जहां आपने पहले रिसेशन की बात की थी, हमारे S&P हमारी पेरेंट कंपनी का मानना है कि 45% चांसेस हैं यूएस में रिसेशन के, और यूरोप में भी करीब 40% चांसेस हैं। तो अब काफी हाई रिसेशन का वो प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अब जहां तक पॉलिसी डिसीजंस का सवाल है, देखिए ये एक तरह से इमरजेंसी मेजर्स गवर्नमेंट लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई में अगर थोड़ा कमी उनको दिखाई दिया कि एक्सपोर्ट्स की तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं और उसका असर डोमेस्टिक इकोनॉमी में पड़ सकता है, तो उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो ये एक तरह से मतलब आप नीजर्क रिएक्शन कह सकते हैं, पर इसका आई थिंक इसके पीछे थिंकिंग ये है कि जो शॉक आ रहा है ग्लोबल इकोनॉमी से, उसको हम कैसे मिनिमाइज करें। तो ये परमानेंट मेजर्स नहीं है, ये थोड़ा सा, और इतना अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, तो एक तरह से वो डेटा को देख के चल रहे हैं। अगर वो देख रहे हैं कि जो उनका जो उनकी जो उनका डर था वो नहीं, मतलब उस तरह से प्ले आउट नहीं हुआ है, तो फिर वो स्टेप को वापस भी ले रहे हैं। तो एक तरह से आई थिंक ये कोई, मेरे हिसाब से अभी और क्या कोई उनके पास औचित्य है नहीं इस समय। और आप डेटा देखिए और जो डेवलपमेंट्स है उनको देखिए और रिएक्ट करिए। और अगर आपको लगता है कि जो आपके आशंका थी वो वैसे नहीं हो रहा है, तो फिर आप वापस भी ले लीजिए। थोड़ा इससे असर तो पड़ता है, मतलब क्योंकि अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है इकोनॉमी में, पर अभी कोई देयर इज नो ऑप्शन है। मार्केट के लिए बड़ा शॉकर हो जाता है सर, इतनी जल्दी जल्दी अगर आप बड़े डिसीजन लेते। अच्छा सर, एक बहुत छोटा सा मुझे जवाब चाहिए। ताइवान वाले मामले पे कुछ अभी चिंता करनी चाहिए कि अभी कोई बहुत सीरियस इश्यू नहीं है? जोशी सर आपसे ही, जो कि आपकी तो पेरेंट एजेंसी उसको भी ट्रैक करती होगी। नहीं, इसके ऊपर अभी हमारा कोई ओपिनियन आया नहीं है, तो मैं इस पे ओपिनियन नहीं बता पाऊंगा। ओके, आदित्य आप कुछ उसमें जोड़ना चाहती हैं? देखिए, अभी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पिछले 2.5 साल से ग्लोबल इकोनॉमी में एक के बाद एक अनसर्टेनिटी सामने आती गई है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पैंडेमिक क्राइसिस, ये वो, तो जो भी है, हमको एज एन इकोनॉमी ये सब विथस्टैंड करने के लिए स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। क्या पता इसके बाद अगला क्राइसिस कहाँ से आएगा। एक्चुअली ये बड़ा, मतलब कल से एक बहुत ही अजीब सा मामला ताइवान और चीन के बीच में चल रहा है। जब से नैन्सी पेलोसी जी की विजिट हुई है, तो पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ी सी तनाव की स्थिति तो बनी हुई है एशिया में। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे तीनों ही विद्वानों का ये मानना है कि 40 से 50 बेसिस पॉइंट की हाइक हो सकती है और फ्रंट लोडिंग करना बेटर रहेगा आरबीआई के लिए, जिससे कि बाद में फिर ना करना पड़े। और जो कुछ भी हाइक होनी है, 0.5% 1.5%, वो इसी 2022 कैलेंडर ईयर में हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।